सच्चाई। सोना ने देखा उसके सामने एक लड़का खड़ा था जिसने ब्लू शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहन रखी थी। वो दिखने में बहुत हैंडसम था और सोना का खूबसूरत चेहरा देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। सोना ने उसके हाथ से अपना हाथ झटके से खींच लिया और उसे अपने पास से धक्का देते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर हटो हमसे। और उसने चिढ़ते हुए उसे देखा और उसके बगल से होकर जाने लगी तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और दीवार से लगाकर उसी सामने खड़ा हो गया। सोना उसकी इस हरकत से हैरान हो गई। उस लड़के ने अपना एक हाथ सोना के सर के पास दीवार पर रखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए बोला, यूं तो तैरने में माहिर थे हम भी, फिर भी डूब गए तेरी इन झील सी नीली आंखों में। वो चुप हुआ और सोना के चेहरे को देखने लगा जो उसे अब खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उस लड़के ने कहा, हेलो ब्यूटीफुल, माई सेल्फ मयंक ठाकुर, इस घर का छोटा बेटा। मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा, तुम यहाँ नई हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मयंक शहर में रहता था और आज सुबह ही वो घर आया था, इसलिए उसे सोना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मयंक की बात सुनकर सोना ने उसे दूर धक्का दिया और उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से चली गईं। उसके जाने के बाद मयंक दीवार से टिककर खड़ा हो गया और शायराना अंदाज में बोला, इन आंखों को जब से तेरा दीदार हो गया, लगता है मुझे पहली नजर का प्यार हो गया। और उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। हाईवे पर अंश अपने सामने खड़े 3 नमूनों को अपनी गुस्सैल नजरों से घूर रहा था, जैसे वो उन लोगों को अभी के अभी जिंदा निगलने को तैयार हो। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम तीनों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कब से तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ लेकिन तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? ये कहते हुए वो उन तीनों को बारी बारी से घूरने लगा। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि शौर्य, रेहान और कृष खड़े थे। वे तीनों अंश की लोकेशन ट्रैक करके उसके पास पहुंच गए थे, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि वे सब सोना के सामने अंश से नहीं मिल सकते थे। अंश का सवाल सुनकर उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। अंश इम्पेशेंटली अपना हाथ कार की बोनट पर मारते हुए बोला, तुम तीनों मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अब अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो आई स्वेयर तुम तीनों अपने पैरों पर सही सलामत घर नहीं पहुंचोगे। उसकी बात सुनकर शौर्य ने कृष को आगे कर दिया, जिससे बेचारा कृष घबरा गया। उसने शौर्य को देखा और अपने मन में बोला, सभी तरफ से मुझे ही फंसा दो। शौर्य सर, आपको हर बार मैं ही क्यों मिलता हूँ बलि का बकरा बनाने के लिए? इन्हें देखकर लग रहा है अभी ही मेरी गर्दन कटने वाली है। उद्धरण चिन्ह। कृष को कुछ न कहते देख रेहान कृष के हाथ से कैमरा लेते हुए बोला, भाई आपको ये देखना चाहिए। और फिर वो अंश को कैमरे में कुछ दिखाने लगा। उसे देखकर अंश का चेहरा कठोर हो गया। अंश कैमरे में चल रही एक वीडियो को गुस्से से देख रहा था। रेहान जिस वीडियो को अंश को दिखा रहा था वो उनके कमरे का था, जहां पर सोना मिरर के सामने खड़ी होकर अपने पेट पर कुछ लगाती हुई दिखाई दे रही थी। ये उसी दिन की वीडियो थी जिस दिन सोना के ऊपर गर्म कॉफी गिर गई थी और वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने पेट पर ऑइंटमेंट लगा रही थी। अंश ने घूरकर रेहान को देखा और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रिकॉर्ड करने की? तुमने हमारे कमरे में कैमरा लगाया था। उद्धरण चिन्ह। रेहान ये सुनकर घबरा गया। उसने कहा, नहीं भाई, मैंने ये नहीं किया। मैं गलती से उस दिन कैमरा आपके कमरे में भूल गया था, ये ऑन था और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। आई स्वेयर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अंश ने उसे धक्का देते हुए छोड़ दिया और कहा, शट अप। रेहान खुद को संभालते हुए फिर से बोला, भाई आपको ये देखना चाहिए प्लीज। अंश ने बहुत गुस्से से उसे देखा और फिर से वीडियो देखने लगा। इस बार उसे सोना के साथ कोई और भी नजर आया। वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट था। उसे देख अंश ने रेहान के हाथ से कैमरा ले लिया और ध्यान से सब देखने लगा। वहां पर उस दिन सम्राट और सोना के बीच की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। वो सब देखते हुए अंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ये तो जानता था कि सोना सम्राट के साथ मिली हुई थी, लेकिन उसे नहीं पता था सम्राट ने जबरदस्ती सोना से वो सब करवाया था। अंश बहुत गुस्से से उस वीडियो को देख रहा था जहां पर सम्राट सोना से बदतमीजी कर रहा था।
उसने गुस्से से कहा, सम्राट, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंश का गुस्सा देखकर रेहान घबरा गया। उसने कहा, भाई आप क्या करने का सोच रहे हैं? अगर डैड को पता चला तो? भाई आप जानते हैं ना दादू और नानू कैसे रिएक्ट करेंगे, प्लीज आप। वो कह ही रहा था कि अंश दांत पीसकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, आई डोंट केयर। और उसने कसकर कैमिया को पकड़ लिया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने कहा, मुझे जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। और वो बाइक की तरफ बढ़ गया, लेकिन शौर्य की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। शौर्य ने कहा, अंश एक और बात है। अंश ने उसे सवालिया नजरों से देखा। शौर्य उसके पास आया और गहरी सांस लेते हुए बोला, वो लोग वापस आ चुके हैं अंश। ये सुनकर अंश की आंखें गहरी हो गई। शौर्य ने आगे कहा, मुझे पता चला है वो सब जो तुम्हें मारने के लिए उस रात जंगल में थे वो उनके लोग थे। उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। शौर्य की बात सुनकर अंश ने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसके कान में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, नहीं, मत मारो मुझे। मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं अंश, डोंट किल मी। आई एम प्रेग्नेंट। उसके साथ 2 गोलियां चलने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर अंश ने झट से अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी और उसके हाथ मुट्ठी में बंध चुके थे, जिससे उसके हाथ की नसें उभर कर दिखाई दे रही थी। उसने कठोरता से कहा, आने दो उन्हें। मैं भी तैयार हूँ। सरपंच जी के घर पर नामकरण विधि खत्म हो चुकी थी। बच्ची का नाम सबने कनक रखा था। सारे मेहमान खाना खाकर अपने घर जा चुके थे, लेकिन अब तक अंश की कोई खबर नहीं आई थी। ये सोचते हुए कि अंश अब वापस नहीं आने वाला, सोना उदास होकर घर के पीछे बने एक छोटे से तालाब के पास सीढ़ी पर बैठी हुई थी। शाम हो रही थी और हवा में ठंडक बढ़ गई थी, जिससे बचने के लिए सोना ने शॉल ओढ़ रखी थी। सोना तालाब के शांत पानी में डूबते सूरज की परछाई को एकटक निहार रही थी। डूबते सूरज की लालिमा में उसकी आंसू से भरी आंखें आग की तरह चमक रही थी।